दोस्तों नमस्कार। गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। केजरीवाल साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था कि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं उसमें भगवान कृष्ण का रूप है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, क्योंकि गीता में तो जो लिखा है आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही कर दिया। अगर आप गलत हैं तो आपको सजा मिलेगी, चाहे आप कितने ही पावरफुल हो। लगता है केजरीवाल साहब अब इस बात को भूल जाएंगे कि वो एक चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मैं आज उसकी चर्चा आपसे डिटेल में करूंगा। किस तरह से वो केजरीवाल साहब के लिए आखिरी दिनों की शुरुआत कर रहा है राजनीतिक रूप से, क्योंकि सजा इस पूरे मुद्दे पे गंभीर है। दूसरी तरफ भारत का संविधान क्या बोलता है? क्या केजरीवाल साहब इस बात को, अगर लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में उनको फेवरेबल जजमेंट नहीं आता है, अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या उनको रिलीफ मिल सकता है? इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या निर्णय लिया जिसके कारण केजरीवाल साहब की रातों की नींद उड़ जाएगी। अब शायद उनको अपने शीश महल में ज्यादा दिन रहना नहीं पड़ेगा। उसके लिए सरकार की तरफ से और कानून की तरफ से कुछ और घर बनाए गए हैं, शायद वहां पे उनको निवास स्थान बनाना पड़े। तीन चीजों की आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। भारत का संविधान क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोलता है, और जिस आधार पे केजरीवाल साहब और आम आदमी के प्रवक्ता देश को भ्रमित कर रहे हैं, वो जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो क्या कहता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज हुआ है। शायद आने वाले दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज रखने वाला हूं, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या बोलता है? हाँ, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, लेकिन संविधान जो बोलता है आर्टिकल 256 चैप्टर 2 जो संविधान का है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। राज्यों में और केंद्र सरकार के बीच में किस तरह का संबंध होगा देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस बात को समझना जरूरी है। आर्टिकल 256 बोलता है ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन। राज्यों को क्या करना है और केंद्र को क्या करना है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as to ensure compliance with the laws made by the parliament। इसका मतलब क्या है कि जो संसद ने कानून बनाए हैं, जो एग्जीक्यूटिव है स्टेट का, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? मंत्रिमंडल और वहां की ब्यूरोक्रेसी। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री हैं तो एग्जीक्यूटिव के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अब इनकी जिम्मेवारी क्या है? कानून ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव को एंश्योर करना होगा कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं उनका कंप्लायंस हो। अब पीएमएलए एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट के उस कानून में सेक्शन 50 जिसके तहत केजरीवाल साहब को सम्मन इशू किए गए, उसकी कंप्लायंस की जिम्मेवारी किसकी है? चीफ मिनिस्टर की, वहां के अधिकारियों की। क्या केजरीवाल साहब सेंट्रल कानून का पालन कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, ये एक संवैधानिक सवाल है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वो भारत के संविधान को पढ़ के बता रहा हूं। एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन दैट स्टेट, तो पीएमएलए एक्ट तो दिल्ली में लागू होता है क्योंकि भारत का हिस्सा है। तो केजरीवाल साहब कैसे कह सकते हैं कि मैं सेक्शन 50 के अंदर जो सम्मन इशू किया गया है मैं उसको नहीं मानूंगा? तो पहली बात तो लीगली केजरीवाल साहब चाहे मुख्यमंत्री हैं, कानून तो उनको भी फॉलो करना होगा। एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द गिविंग ऑफ सच डायरेक्शन टू ए स्टेट एज में अपीयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है कि आप इस कानून का पालन करें, फॉलो करें। इसका मतलब केजरीवाल साहब को यह आदेश दिया जा सकता है भारत सरकार द्वारा कि आप अपने आप को पीएमएलए के सामने उपस्थित करें, क्योंकि आपकी जरूरत है
एक जो गबन हुआ है, जो एक फ्रॉड पॉलिसी बनाई गई थी, उसके तहत इंफॉर्मेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत है। अब ये नैतिक जिम्मेवारी केजरीवाल साहब की है कि वो देश के कानून का सम्मान करें और अपने आप को कोर्ट के सामने उपस्थित करें। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। ऐसा ही एक केस मनी लॉन्ड्रिंग का तमिलनाडु सरकार का, जिसमें ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, एक सैंड माफिया और सैंड माइनिंग को लेकर तमिलनाडु में एक केस फाइल हुआ। 4 एफआईआर फाइल हुई। उसमें कहा गया कि साहब इलीगल सैंड माइनिंग हुई है, जो पैसा जनरेट हुआ वो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से दाएं बाएं गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। ईडी ने कार्रवाई शुरू करी। तमिलनाडु गवर्नमेंट हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब ईडी का कोई आधार क्षेत्र नहीं। संविधान क्या बोलता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के जो बनाए हुए कानून है उनको फॉलो करना होगा, उसमें कोऑपरेट करना होगा। राज्य सरकार चली गई हाई कोर्ट और स्टे ले लिया कि साहब केंद्र सरकार का दखल नहीं हो सकता, हम फेडरल स्ट्रक्चर है। जब राज्य सरकार के मतलब के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने जब स्टे दे दिया तो ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें ईडी ने बहस ये करी कि साहब ये हमें काम नहीं करने दे। तमिलनाडु सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों को उतारा, ये कह के कि शायद सुप्रीम कोर्ट बड़े वकीलों का नाम देख के हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त नहीं करेगा। लेकिन संविधान क्या बोलता है कि राज्य सरकार को पालन करना। सारी दलीलें सुनी, सारी बातें हुई, आज उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया, अपना जजमेंट दिया। वो मैं आपके सामने रखने वाला, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो आज ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल साहब का केस चल रहा है और उनको उम्मीद ये थी कि शायद ट्रायल कोर्ट उनको रिलीफ दे देगा, इसीलिए वो टालते जा रहे थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, मुझे नहीं लगता कि अब ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में ये क्षमता होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोलता है? In its order, the bench noted that state of Tamil Nadu writ petition before the High Court against the summons prima facie appeared to be misconstrued and based on misconception of the law. Law मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमारा संविधान का आर्टिकल 256 क्या बोलता है कि स्टेट को केंद्र के कानूनों को फॉलो करना होगा। जब राज्य सरकार ने कहा कि ये कानून हमारे यहाँ नहीं लगते, इसका मतलब राज्य सरकारों ने कानून को फॉलो नहीं किया या कानूनों को इग्नोर करके अपना स्टैंड लिया। यही बात हाई कोर्ट ने करी कि उन्होंने कानून को ढंग से नहीं समझा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने जिस नीयत से ये अपील करी है और जिस आधार पे ये स्टे दिया गया है, ये दोनों ही गलत है। ये बात तो क्लियर हो गई कि आधार ही गलत था। The bench highlighted that Article 256 of the Constitution obligates state governments to ensure compliance with the laws made by the Parliament, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। आर्टिकल 256 क्या बोलता है दोस्तों कि केंद्र सरकार और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य सरकार को फॉलो करना होगा, क्योंकि हम सब भारत का एक अभिन्न अंग है। कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। नहीं तो हर राज्य अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों को इग्नोर कर देगा तो फिर राष्ट्र नहीं रहेगा, ये खंडित हो जाएगा। यही प्रॉब्लम तो थी आर्टिकल 370 में कि वो अपनी दुकान अलग चलाते थे और केंद्र के कानूनों को फॉलो नहीं करते थे। यही तो वो प्रोविजन था 370, जिसको हटाना पड़ा। तमिलनाडु में तो इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है 370 जैसा, तो वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये बात समझने की। They also emphasized that ED had the power to summon individuals during investigation under the Anti-Money Laundering Statute. केजरीवाल साहब क्या बोलते हैं? ईडी हैज नो पावर, ईडी के सम्मन इलीगल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ईडी हैज पावर टू सम्मन द इंडिविजुअल इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। अब केजरीवाल साहब कहां जाएंगे भाग के? किससे लेंगे मोहलत? इसका मतलब अभी तक जो 7 सम्मन इशू हुए केजरीवाल को, 7 बार वो ईडी के पास नहीं गए अपना पक्ष रखने। उन्होंने 7 बार कानून की दृष्टि में गुनाह किया। टेक्निकली केजरीवाल हैज बिकम ए सीरियल ऑफेंडर। जब कोई सीरियल ऑफेंडर हो जाता है, जो
अगर मैं ये कहूं कि जिसकी नीयत ही कानून तोड़ना बन जाती है, क्या फिर उसको कोर्ट बेल देंगी? ये भी एक मुद्दा आने वाले समय में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Since the enforcement directorate is conducting inquiry/investigation under PMLA in connection with 4 FIR, this could be an investigation or proceedings under the Act, and hence the district collector and persons to whom summons have been issued are obliged to respect and respond to the said summons, the bench observed. आपको उन सम्मन की इज्जत करनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब 7 बार केजरीवाल साहब सम्मन में नहीं गए, तो क्या हुआ दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की नजर में केजरीवाल साहब गुनहगार हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट की नजर में केजरीवाल साहब गुनहगार हो गए, तो क्या ट्रायल कोर्ट उनको क्या सोचेगा? यही लॉजिक दे के ट्रायल कोर्ट कहेगा यू हैव टू अपीयर बिफोर ईडी। अब अपील के लिए अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं, तो क्या हाई कोर्ट उनको रिलीफ देगा? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल साहब का भविष्य सील हो गया है। आज से उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि हो सकता है थोड़े समय के लिए वो टल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोर्ट से रिलीफ मिलने वाली है। अल्टीमेटली उनको हाजिर होना ही पड़ेगा। द जजेस हाउएवर रिफ्यूज टू रिलेंट with the Justice Trivedi categorically stated if their personal assistance is required, they are bound to provide that to Enforcement Directorate. आपको याद होगा केजरीवाल साहब ने अपनी एक चिट्ठी में लिखा था कि कानून में ये ऑप्शन भी दिया गया है कि either you in person or through your representative as called by the Directorate. तो डायरेक्ट ने तो कभी नहीं कहा कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से इंफॉर्मेशन भेजिए, उन्होंने कहा आप खुद आइए। इस पे भी केजरीवाल को एतराज था कि मेरे को रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट को भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आपको बुलाया गया है, आपकी जरूरत है, तो यू आर बाउंड टू असिस्ट ईडी इन इन्वेस्टिगेशन। अब केजरीवाल साहब भाग नहीं सकते हैं, आपको पर्सनली जाना होगा। तो वो जो आर्ग्यूमेंट बार बार दे रहे थे कि साहब मैं आरोपी नहीं हूं, मेरे को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया अगर आपको बुलाया गया है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब किस मुद्दे को लेके केजरीवाल साहब गए थे कोर्ट में? जो ईडी गई थी, और ईडी ने उस समय जो कंप्लेंट करी थी लोअर कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में, तब उस समय क्या कहा गया था? ईडी ने 4 सम्मन का डिटेल दी थी कोर्ट को कि साहब ये हमने 4 सम्मन इश्यू किए हैं। कोर्ट ने कहा हम पहले 3 को कंसिडर करते हैं। तीनों में केजरीवाल साहब नादारद रहे थे, उन्होंने ईडी को कोऑपरेट नहीं किया था। जब उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा था, वो लाइन भी मैं पढ़ देता हूं। द पर्सन समन्ड बाय द अथॉरिटीज मेंशन्ड अबव आर बाउंड टू कंप्लाई विद सच समन्स बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 50(3) ऑफ द पीएमएलए एक्ट। सेम लैंग्वेज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, वही भाषा ट्रायल कोर्ट ने भी कही थी। कहने का मतलब ये है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप लोअर कोर्ट में पढ़ें, हाई कोर्ट में पढ़ें या सुप्रीम कोर्ट में पढ़ें। लेकिन केजरीवाल साहब क्योंकि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनको कानून पढ़ना नहीं आता है, ना उनके वकीलों ने उनको समझाया या जो भी उनके एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि साहब कानून वानून कुछ नहीं होता, आप तो राजा है दिल्ली के, और जो कानून है वो राजाओं पे लागू नहीं होता, वो प्रजा के लिए होता है, तो आप तो कानून से ऊपर है। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब ईडी कौन होता है मुझे बुलाने वाला? और ईडी क्या कह के गई कि साहब अगर सम्मन को कोई इग्नोर करता है, कोऑपरेट नहीं करता है, तो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 174 के तहत उस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उस व्यक्ति को 1 महीने की जेल भी हो सकती है। ये मुद्दा गया ट्रायल कोर्ट में। केजरीवाल साहब को बुलाया गया कि आप हाजिर हों, कि आप क्यों किया, तो केजरीवाल साहब ने कहा अचानक बजट सेशन आ गया। ये अचानक तब है जब बगैर चीफ मिनिस्टर की परमिशन के बजट सेशन आप नहीं बुला सकते, बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसिडरेशन के आप बजट पेश नहीं कर सकते। इसका मतलब केजरीवाल साहब दुनिया को ये कहना चाह रहे हैं कि वो एब्सेंटिज्म या एब्सेंटी चीफ मिनिस्टर है। उनको पता ही नहीं कि अचानक बजट सेशन आ गया, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर तो हो नहीं सकता था।
अचानक आने का मतलब है उनको पता ही नहीं कि बजट सेशन कॉल किया गया है। तो जब आप एब्सेंट चीफ मिनिस्टर हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर बनने की जरूरत क्या, कि वैसे भी आपके पास कोई विभाग नहीं है। अब जो चीफ मिनिस्टर का काम है आप वो भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे? सिर्फ जनता के पैसे पे शीश महल में आराम, क्या ये चीफ मिनिस्टर का काम है? लेकिन अगर मैं कानूनी कार्रवाई भी देखता हूं तो सीधी सी बात है, कोर्ट का ये कहना है, द समन्स हैव बीन एड्रेस्ड टू रिस्पोंडेंट दैट इज केजरीवाल एक्यूज्ड एट हिज ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, जो उचित है, बिल्कुल सही प्रोसेस है। द डिलीवरी ऑफ सच समन इज प्राइमा फेसी एविडेंस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रपोज्ड एक्यूज्ड सेंड रिप्लाईज टू देम वाइड लेटर ओब्लिक रिप्लाईज डेटेड 2 नवंबर, 20 दिसंबर और 3 जनवरी 2024 respectively, wherein inter alia reason for non appearance were set out। उनको तो चिट्ठी मिली, समन मिला, तभी तो उन्होंने जवाब दिया कि ये समन इलीगल है। इसका मतलब उनको समन मिल गया था, लेकिन उन्होंने समन को इग्नोर किया जो गैर कानूनी था। By virtue of section 53 of the act, the respondent of the summons, the proposed accused are legally bound to attend in person in pursuance of the same, but purportedly he failed to do so। उनको आना था लेकिन वो नहीं आए। ट्रायल कोर्ट ने भी इनको अपराधी माना। तो कंक्लूजन में क्या कहा ट्रायल कोर्ट? टू सम अप फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट एंड द मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, प्राइमा फेसी ऑफेंस अंडर section 174 of the IPC is made out and there are sufficient ground for proceedings under section 204 of the criminal procedure code against accused Mr. Arvind Kejriwal। यहाँ उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा, यहाँ उन्होंने कन्वीनर आम आदमी पार्टी भी नहीं लिखा। तो केजरीवाल साहब इन पर्सन हाजिर हों, कोर्ट का ये आदेश था, वो नहीं गए, ये कह के कि अचानक बजट सेशन आ गया। दोस्तों, मैंने आपको पूरी व्याख्या बता दी, संविधान क्या बोलता है, केजरीवाल साहब भाग नहीं सकते। कंफ्यूजन था कि समन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितने समन होंगे तब जाएंगे। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर है, आपको बुलाया है, आपको जाना है, पहले समन में ही जाना। ऐसा कहीं नहीं है कि 2 या 3 या 5 आप इग्नोर करेंगे। आप जितने समन इग्नोर करेंगे आपके क्राइम जो है वो कंपाउंड होते जाएंगे, और जब कंपाउंड होते हैं क्राइम तो आप हैबिचुअल ऑफेंडर कहलाते हैं। आपको फिर बेल नहीं दी जानी चाहिए, आपके ऊपर कानून और सख्त होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है तो आपको क्या लगता है कि अब जब केजरीवाल साहब 17 मार्च को जाएंगे अदालत में तब क्या होगा? इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या हाई कोर्ट रिलीफ देगा? नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर है। तो अब ये नई कहानी क्या बनाएंगे, अब ये देखना है, क्योंकि लीगली तो इनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। डाउनफॉल स्टार्टेड, बुरा वक्त शुरू हो गया है, जिसको हम कहते हैं काउंटडाउन स्टार्टेड। अब देखते हैं आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब कौन सी नई तिकड़म लगाते हैं, अब अपने आप को कानून से दूर रखने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं। एक बात मैं और बता दूं, ऐसी स्थिति में केजरीवाल साहब का आधार नंबर और पासपोर्ट दोनों जब्त किए जा सकते हैं ताकि ये देश छोड़ के ना भागे। क्या ये किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए सम्मानजनक होगा कि उनके पासपोर्ट को जब्त किया जाए? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ईडी का, उसमें यह है कि आधार और पासपोर्ट दोनों जब्त किए जाते हैं। इस बात को भी समझना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या केजरीवाल साहब बच पाएंगे कानून से? देर लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कहा जाता है कानून की चक्की धीरे चलती है लेकिन बहुत महीन पीसती है। आपका क्या कहना है दोस्तों? इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।